So, good evening, all of you. Today, we are going to continue with our chapter permutation and combination. Rather specifically, हम combination study करने वाले हैं. So, without wasting much time, हम सीधा अगले question की तरफ जाते हैं. The next question in this case is page number 5.28. सब लोग page number 5.28 पे जाएंगे. Exercise 5C. Page number 5.28, exercise 5C, question number 15. 5C का क्वेश्चन नंबर 15 मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 78. So what is the question? The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines is. तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर से तुम्हें जो भी मुझे हाईलाइट करना है वो रीजन मैं माउस पॉइंटर से इंडिकेट करने वाली हूँ, तो सब लोग माउस पॉइंटर की तरफ भी ध्यान देंगे जो मैं बोल रही हूँ उसकी तरफ, एंड पैरेलली माउस पॉइंटर की तरफ भी ध्यान देंगे. मेरे पास सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है एंड वो इंटरसेक्ट कर रही है अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, राइट. ये मुझे क्वेश्चन में दिया गया है. सो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. यहाँ पे इन दिस केस व्हाट दे आर सेइंग, हमें पैरेललोग्राम फॉर्म करना है. हमें क्या फॉर्म करना है इस केस में? पैरेललोग्राम फॉर्म करना है. एंड कितनी लाइंस दी है? तो 4 लाइंस दी है एंड अलोंग विथ इट अनदर 3 लाइंस दी है. टू कीप इट सिंपल, मैं वो जो 4 लाइंस दी है उन 4 लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइंस कंसिडर करती हूँ. देखो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4. जो नेक्स्ट सेट ऑफ 3 वर्टिकल लाइंस दी है, सॉरी 3 लाइंस दी है, मैं उसको क्या बोलती हूँ? वर्टिकल लाइंस कंसिडर करती हूँ. अभी तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों किया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने इंटरसेक्टिंग बोला है. इंटरसेक्टिंग बोला है इसीलिए मैंने उन बची हुई 3 लाइंस को क्या किया है? वर्टिकल लिया है. अगर 4 लाइंस को मैं हॉरिजॉन्टल ले रही हूं तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग चाहिए तो बचे हुए 3 लाइंस को मुझे क्या लेना पड़ेगा? वर्टिकल लेना पड़ेगा. अभी ये वर्टिकल लिया है मैंने 3 लाइंस को एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को 4 लिया है. इन लाइंस को यूज करके मुझे क्या फॉर्म करना है? पैरेललोग्राम फॉर्म करना है. अभी पैरेललोग्राम मैंने देखो यहाँ पे रेफरेंस के लिए बनाया है. पैरेललोग्राम की टोटल 4 साइड्स होती है. मैं येलो से हाईलाइट की हुई साइड की बात करूँ तो ये मेरी 2 साइड हो गई एंड उनको मैं बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल साइड्स. ये जो ब्लू से हाईलाइट की है ये हो गई 2 साइड्स एंड ये मेरी क्या है? वर्टिकल साइड्स है इन दिस केस. अभी तुम पूछोगे मैम यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइंस बनाई है, हमें स्लैंटिंग बनानी है या थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, उसको चलेगा. पर सिंप्लिसिटी के लिए मैंने टेढ़ा बनाने के जगह उन लाइंस को क्या बना लिया है? सीधा वर्टिकल ही बना लिया है. तो जब ये 2 साइड्स, 2 हॉरिजॉन्टल साइड्स 2 वर्टिकल साइड्स को इंटरसेक्ट करेंगी तो मुझे क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम. देखो ये 2 हॉरिजॉन्टल साइड्स जब ये 2 वर्टिकल साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी तो मुझे क्या मिलने वाला है? पैरेललोग्राम मिलने वाला है. अभी मेरे पास तो टोटल 4 हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं, मुझे तो लग रही है सिर्फ 2. तो कैन आई से ये 4 हॉरिजॉन्टल साइड्स में से मैं सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल साइड्स कंसिडर करूंगी. देखो यहाँ पे रेड से उन साइड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है. सो फ्रॉम 4 हॉरिजॉन्टल साइड्स आई कैन सिलेक्ट 2 in 4C2 ways. अभी पैरेललोग्राम बनाना है तो वर्टिकल साइड्स भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना. मेरे पास तो 3 वर्टिकल साइड्स है जबकि मुझे पैरेललोग्राम के लिए 2 ही साइड्स लगती है. तो 3 में से मैं कोई भी 2 लाइंस को क्या करूंगी? सिलेक्ट करूंगी. तो ये फर्स्ट लाइन मैंने सिलेक्ट की एंड ये सेकेंड लाइन मैंने सिलेक्ट की. तो टोटल 3 वर्टिकल साइड्स में से ये मैंने 2 वर्टिकल साइड्स कितने वेज में सिलेक्ट की? 3C2 वेज में. यहाँ पे इनटू क्यों आया है? बिकॉज आई एम सेइंग
I am choosing two horizontal sides and I am choosing two vertical sides and बोल रही हूँ इसीलिए बीच में connecting sign क्या आएगी multiplication की आएंगी फिर से मैं बोल रही हूँ ये 4c2 क्यों आया है ये 4c2 मैंने क्या किस लिए लिया है मैंने सिलेक्ट की है दो हॉरिजॉन्टल साइड्स एंड ये 3c2 मैंने क्यों लिया है ये 3c2 इसीलिए लिया है मैंने सिलेक्ट की है दो वर्टिकल साइड्स सो 4c2 इंटू 3c2 3c2 तो होता है 3c1 यानी कि 3 4c2 तुम्हारा है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 ये कैंसिलेशन तुम लोग खुद से कर लो आएगा 6 इंटू 3 यानी कि 18 सो इन ऑल आई विल गेट 18 पैरेललोग्राम कितने पैरेललोग्राम मिलने वाले हैं मुझे 18 पैरेललोग्राम मिलने वाले हैं अभी यहाँ पे मैंने 4 लाइंस को हॉरिजॉन्टल लिया है एंड 3 लाइंस को वर्टिकल लिया है तुम्हें अगर चाहिए तो तुम इसका उल्टा भी ले सकते हो तुम लोग 4 लाइंस को वर्टिकल ले सकते हो एंड 3 लाइंस को हॉरिजॉन्टल ले सकते हो फिर भी तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि 4 जो लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल ही है या 3 जो लाइंस है वो वर्टिकल ही है ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है तो तुम्हारी मर्जी है तुम लाइंस को कैसे भी अज्यूम करो मैंने 4 को हॉरिजॉन्टल अज्यूम किया है 3 को वर्टिकल तुम्हें चाहिए तो 4 को वर्टिकल एंड 3 को हॉरिजॉन्टल अज्यूम करके भी सॉल्व करो आंसर सेम मिलेगा सिर्फ इतना याद रखना है हॉरिजॉन्टल मुझे दो साइड सिलेक्ट करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम बनाना है तो देखो ये येलो वाली एंड वर्टिकल भी मुझे दो साइड सिलेक्ट करनी पड़ेगी ये ब्लू वाली अगर इतना समझ में आता है तो तुम लोग इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 14 गए हैं 5C क्वेश्चन नंबर 14 मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ पे जो रेफरेंस है उस पे जा रही हूँ तुम्हारे यहाँ पे एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 14 है सब लोगों को मिला है ये क्वेश्चन ओके मेरे यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है इस केस में इट इज क्वेश्चन नंबर 79 सो एवरी टू पर्सन्स shakes hand with each other in a party and the total number of handshakes is 66 the number of guests in the party is अभी उन्होंने यहाँ पे बोला है इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टी है पार्टी में कुछ तो नंबर ऑफ गेस्ट आए हैं कितने गेस्ट आए हैं मुझे पता नहीं है अब वो कितने गेस्ट आए हैं यही उन्होंने मुझे निकालने बोला है क्योंकि देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं द नंबर ऑफ गेस्ट इन द पार्टी इज अगर मुझे कितने गेस्ट आए हैं ये पता नहीं है तो मैं उनको n अज्यूम करती हूँ मैं टोटल गेस्ट को क्या अज्यूम करती हूँ n अज्यूम करती हूँ हर एक पर्सन दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहा है अब एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों की जरूरत रहेगी मतलब इन n लोगों में से मैं कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे एक एक हैंडशेक मिलेगा अगर n लोगों में से हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है तो मैं कितने वेज में वो 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकती हूँ n लोगों में से तो NC 2 वेज में सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे कितने हैंडशेक्स एक्सचेंज हुए हैं तो ऐसे टोटल 66 हैंडशेक्स एक्सचेंज हुए हैं तो कैन आई से NC2 is equal to 66 that is NC2 की वैल्यू 66 रहेगी अभी NC2 की वैल्यू 66 क्यों ये समझा है क्या सबको टोटल पार्टी में कितने गेस्ट है मुझे पता नहीं है उनको n ले लिया हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है मैं अगर किसी को हैंडशेक कर रही हूँ तो मैं खुद और सामने एक पर्सन होना चाहिए तो 2 लोग होने चाहिए सो कैन आई से टोटल गेस्ट अगर n है तो इन n गेस्ट में से एक हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सो कैन आई से आउट ऑफ n आई एम चूजिंग 2
people, I am selecting 2 people, so I can do it in NC2 ways. ये NC2 का वैल्यू, ये हैंडशेक्स का वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में ही 66 दिया है. सो नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर 66 है, मैं NC2 का वैल्यू बोल सकती हूँ कि 66 है. अभी इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऑप्शन वाइज जाती हूँ. चेक कर लो, पहला ऑप्शन है 11. 11 जब मैं n की वैल्यू डालती हूँ तो 11C2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. इट इज 11 into 10 upon 2 into 1. सॉल्व करोगे तो 55 मिल रहा है. मुझे 55 नहीं चाहिए, मुझे 66 चाहिए. ऑप्शन ए कैंसिल कर दो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, मैं बी ऑप्शन की तरफ जा रही हूँ. n का वैल्यू 12 है यहाँ पे, तो अगर n 12 है तो 12C2 निकाल के देखते हैं. 12C2 मतलब 12 into 11 upon 2 into 1. सॉल्व करोगे तो आएगा 66. मुझे 66 ही चाहिए. मतलब जब पार्टी में 12 लोग हैं तो 12 लोग अगर हैंडशेक्स करेंगे तो टोटल मुझे 66 हैंडशेक्स मिलेंगे. सब लोगों को बात समझ में आई है? अगर पार्टी में 12 लोग हैं तो इन ऑल टोटल में कितने हैंडशेक्स होंगे? इन ऑल टोटल में 66 हैंडशेक्स होने वाले हैं. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अभी पेज नंबर 5.27, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 13. पेज नंबर 5.27, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 13. गए हैं क्या सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे? ओके, 5C क्वेश्चन नंबर 13. चलो फटाफट. ओके, द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन दिस केस, मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 80. मेरे यहाँ पे रेफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 80. द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागॉन इज. अभी डेकागॉन मतलब 10 साइड्स. डेका मतलब क्या होता है? 10 होता है. सो डेकागॉन मतलब 10 साइड्स. 10 साइड्स मतलब ही मैं बोल सकती हूँ कि उसकी कितनी वर्टाइसेस होंगी? 10 वर्टाइसेस होंगी. तो अगर मैंने बोला कि 10 वर्टाइसेस है मतलब ही 10 साइड्स है, तो देखो इस फिगर में ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्टाइसेस बना लिए हैं. डिकैगॉन के 10 वर्टाइसेस होते हैं और 10 ही साइड्स होती है. साइड्स भी गिन लो. देखो मैं टॉप साइड से स्टार्ट करती हूँ. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 एंड 10. सो टोटल स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे डिकैगॉन की जो साइड्स है वो कितनी है? डिकैगॉन की जो साइड्स है वो भी 10 है. एंड डिकैगॉन के जो वर्टेक्स है या पॉइंट्स है वो भी कितने हैं? 10 पॉइंट्स है. अभी वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि डायगोनल्स पूछे हैं उन्होंने क्वेश्चन में. अभी डायगोनल्स क्या होते हैं? इन शॉर्ट तुम्हारे डायगोनल्स मतलब ही स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना. डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं. तुम्हें स्ट्रेट लाइन कब मिलती है? जब तुम कोई भी 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हो. देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया एंड इसको मैंने कनेक्ट किया तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिली, राइट. सिमिलरली मैंने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इनको कनेक्ट किया तो भी मुझे स्ट्रेट लाइन मिली. सो पहले तो डायगोनल को थोड़ा साइड में रखते हैं. मुझे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी मिलने वाली है वो देखते हैं. मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है तो कोई 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है. मेरे पास तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स में सिलेक्ट कर सकती हूँ 10C2 वेज में. 10C2 मतलब 10 into 9 upon 2 into 1. आंसर आएगा 45 इन दिस केस. अभी ये तो बनी स्ट्रेट लाइंस. अभी ये स्ट्रेट लाइंस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, जो डिकैगॉन की साइड्स रहेंगी एंड बची हुई डिकैगॉन के डायगोनल्स रहेंगे. देखो ये जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये साइड्स हो गई. ये 10 साइड्स है. तो स्ट्रेट लाइन में से कुछ लाइन साइड है
एंड कुछ लाइंस डायगोनल है, मुझे साइड्स नहीं पूछी है, मुझे सिर्फ डायगोनल्स पूछे हैं। अगर टोटल स्ट्रेट लाइंस 45 है, 45 में से मैं साइड्स को हटा देती हूँ तो क्या मुझे डायगोनल्स मिलेंगे? सो 45 माइनस 10 मतलब टोटल लाइंस में से मैंने साइड्स को हटा दिया तो मुझे डायगोनल्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे 35 डायगोनल्स है। इज इट क्लियर टू यू? सो ये तुम्हें पता होना चाहिए, रैदर तुम्हें कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन नहीं सिर्फ हम निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में दो टाइप्स आते हैं तुम्हारे, कुछ स्ट्रेट लाइन जो रहेंगे वो साइड्स रहेंगे एंड कुछ स्ट्रेट लाइन डायगोनल्स रहेंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे डायगोनल्स चाहिए, तो टोटल स्ट्रेट लाइंस में से मैं साइड्स को हटा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएंगे? डायगोनल्स मिल जाएंगे इन दिस केस। Moving on to the next question, page number 5.42, page number 5.42, question number 123, AQB, page number 5.42, question number 123, AQB. मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 81, मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 81. देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच are collinear except that 6 points which are collinear, the number of different straight lines is. सबसे पहले तो टोटल पॉइंट्स बोले हैं 12, ये 12 में से उन्होंने बोला है कि 6 पॉइंट्स कोलिनियर है। ये तो हमें सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या बोला है? 12 में से ये 6 पॉइंट्स कोलिनियर है एंड बाकी के जो है वो क्या बोल रहे हैं? नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, बाकी के पॉइंट्स कोई भी जो बचे हुए हैं वो कोलिनियर नहीं है। कोई भी 3 पॉइंट्स को बचे हुए, देखो 12 में से 6 पॉइंट्स तो चले गए, 12 में से 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये बचे हुए जो 6 है, ये बचे हुए 6 में से कोई भी 3 पॉइंट्स तुम कंसिडर करोगे तो वो कभी भी कोलिनियर तुम्हें नहीं मिलेंगे। देखो हम यहाँ पे रेफरेंस के साथ लेते हैं, यहाँ पे ये 6 पॉइंट्स मैंने कोलिनियर बना दिए, 1 2 3 4 5 6, बचे हुए 6 पॉइंट्स देखो 1 2 3 4 5 6। अभी ये बचे हुए 6 पॉइंट्स में के कोई भी 3 पॉइंट्स कंसिडर करो। लेट्स से मैंने ये वाला और ये वाला कंसिडर किया, क्या ये कोलिनियर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला और ये वाला भी कंसिडर किया, ये तीनों भी कोलिनियर नहीं है। इसी का मतलब है नो 3 आर कोलिनियर। समझ में आ रहा है? अभी स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। कोई भी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगी? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सो कैन आई से इन दिस केस, अगर टोटल पॉइंट्स 12 है, मैं 12 में से कोई 2 पॉइंट्स ले सकती हूँ। सो कितने वेज में ले सकती हूँ मैं 12 में से कोई भी 2 पॉइंट्स? मैं 12 में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकती हूँ 12C2 वेज में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है? तो 12C2 वेज में मैं कोई भी 2 पॉइंट्स को क्या कर सकती हूँ? ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलने वाली है? स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। कोलिनियर पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करती हूँ, देखो ये 6 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, मुझे सेम ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 12 में से मैंने अगर कंसिडर किया कि मुझे अलग अलग स्ट्रेट लाइंस मिलनी चाहिए तो ये 6 में से 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ, कोलिनियर वालों की बात करती हूँ, तो कोलिनियर में से 6 पॉइंट्स में से मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मुझे अलग स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, सेम ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो कैन आई से मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर में से ये 6C2 को क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा।
6 में से 2 पॉइंट्स कोलिनियर वालों की बात कर रही हूँ, ज्वाइन करेंगे तो मुझे अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी। अगर अलग अलग स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो मुझे इस 62 को टोटल नंबर ऑफ लाइन से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अभी एंड में ये +1 मैंने किया है। ये एंड में +1 क्यों किया है? अभी अगर मैं -62 करती हूँ तो मैं ये एक जो लाइन मुझे मिल रही है इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, सबट्रैक्ट कर देती हूँ। पर मुझे तो ये एक लाइन जो मिल रही है 6 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये तो कंसिडर करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए यहाँ पे +1 किया है। सो दैट इज टू से, देखो टोटल फिर से बोल रही हूँ, टोटल 12 पॉइंट्स है, 12 में से 6 कोलिनियर है, बचे हुए 6 नॉन कोलिनियर है। मुझे स्ट्रेट लाइंस चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 12 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो टोटल स्ट्रेट लाइन मुझे 12C2 मिलेंगी। पर उसमें से ये कोलिनियर जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स कंसिडर किए और उनको मैंने ज्वाइन करके लाइन बनाई, तो ये 6 कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन मिल रही है ये अलग नहीं मिल रही है, ये सेम ही मिल रही है। इसीलिए मैंने किया -62। जो अलग नहीं है मैंने उसको क्या किया, हटा दिया। पर ये जब मैंने -62 किया तो ये एक जो लाइन मुझे मिल रही है कोलिनियर पॉइंट से, ये भी मैंने हटा दी। इसीलिए एंड में +1 किया, ये कोलिनियर पॉइंट्स की एक लाइन कंसिडर करने के लिए। 12C2 is 12 into 11 upon 2 into 1, 6C2 is 6 into 5 upon 2 into 1, 66 minus 15 plus 1, तुम्हारा आंसर आएगा 52। तो देख लो 81 क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कितनी मिलेंगी, 81 क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस मिलने वाली है यहाँ पे, इन दिस केस 52। समझिए बात सब लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124, तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 124, मेरे यहाँ पे जो है रेफरेंस वो है क्वेश्चन नंबर 82। सो इन क्वेश्चन नंबर 81 द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द स्ट्रेट लाइन इज। 81 में लाइंस थी, 82 में क्या चाहिए हमें, ट्राइंगल्स चाहिए। अगर 82nd क्वेश्चन में मुझे ट्राइंगल्स चाहिए तो फिर से लाइंस की पॉइंट्स की कंडीशन तो सेम है। मेरे पास ये 1 2 3 4 5 एंड ये 6 ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगेन अगर मुझे ट्राइंगल फॉर्म करना है, अगर मुझे ट्राइंगल फॉर्म करना है तो मुझे कितने पॉइंट्स लगेंगे, चेक कर लो। ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स लगेंगे क्या, देखो 1 2 3। तो यहाँ पे भी देख लो 1 2 3, इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो मुझे ट्राइंगल मिला। टोटल पॉइंट्स 12 है, 12 में से मैं 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ ट्राइंगल बनाने के लिए। कितने वेज में कर सकती हूँ, 12C3 वेज में कर सकती हूँ। अगेन अगर मैं ये कोलिनियर पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट्स कंसिडर करती हूँ, लेट्स से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इनको ज्वाइन किया अगर मैंने, तो क्या मुझे ट्रायंगल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 6 कोलिनियर पॉइंट्स में से मैं अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स को चूज करती हूँ, यानी कि 63 वेज में चूज करती हूँ, तो इनसे मुझे ट्रायंगल नहीं मिलने वाला। कोलिनियर पॉइंट को चूज करके मुझे ट्रायंगल नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए मैं 12C3 में से 63 को क्या करूंगी, हटा दूंगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे 63 सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि 6 कोलिनियर पॉइंट्स में से, सिर्फ कोलिनियर की बात कर रही हूं, अगर ये 6 कोलिनियर पॉइंट्स में से लेट्स से मैंने ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कोलिनियर पॉइंट सिलेक्ट किया, इन तीनों को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई मैं टोटल में से 63 को लेस करूंगी, क्योंकि ये 63 से मुझे ट्रायंगल नहीं मिल रहे हैं, मुझे लाइंस मिल रही है। सो 12C3 का आंसर है 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 63 है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 220 माइनस 20, तुम्हारा आंसर आएगा 200 इन दिस केस। देखो बेसिकली तुम्हारी आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि अगर
लाइंस फॉर्म करनी है, तो लाइंस फॉर्म करने के लिए हमें लगते हैं 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ तो मुझे लाइन मिलती है। टोटल 12 पॉइंट्स है, तो मैं 12C2 वेज में लाइंस को क्या कर सकती हूँ, फॉर्म कर सकती हूँ। पर कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं तो कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो अलग लाइन नहीं दिखेगी, इसीलिए -6C2 किया। जब -6C2 किया तो ये एक लाइन जो कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रही है उसे भी मैंने हटा दिया था, तो इसीलिए एंड में +1 किया। ट्राइंगल के लिए 12 में से 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे ट्राइंगल मिलेगा। पर ये 12C3 में ये जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया, कोई भी 6 कोलिनियर पॉइंट्स में से 3 कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, इसीलिए -6C3 किया यहाँ पे। सबको क्वेश्चन समझा है? एवरी वन ऑफ यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पेज नंबर 5.28, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 19। पेज नंबर 5.28, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 19। मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 76। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committees is. क्वेश्चन 76 में हमें कमिटीज फॉर्म करनी है। कमिटी मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर मुझे सिलेक्शन करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगी। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इन दिस केस, कितने लोगों की कमिटी बनानी है हमें 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स की कमिटी बनानी है। टोटल लेडीज है 8 एंड टोटल जेंट्स है यहाँ पे 7। अभी कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। व्हाट दे आर सेइंग इन दिस केस, एक बोल रहा है, एक यहाँ पे बोल रहा है, क्या रादर बोल रही है, मिसेस एक्स बोल रही है ना। सो एक बोल रही है कि उसे क्या करना है, उसे नहीं आना है कमेटी में जब कोई दूसरा उस कमेटी में है। मिसेस एक्स बोल रही है कि उसे कमेटी में नहीं आना है जब मिस्टर वाई उस कमेटी में है। तो लेट्स चलो पहले अपना हमेशा का लॉजिक हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टोटल लेडीज है 8, टोटल जेंट्स है 7, मुझे सिलेक्ट करनी है 3 लेडीज एंड मुझे सिलेक्ट करने हैं 4 जेंट्स, पर इतना सिंपल नहीं है। अभी ये जो 8 लेडीज है उसमें एक लेडी है मिसेस एक्स, क्वेश्चन में बोला है मैंने मन से नहीं लिया है, तो मिसेस एक्स ये एक लेडी है। तो टोटल अगर 8 लेडीज है तो अदर लेडीज मिसेस एक्स को छोड़ के रहेंगी 7, तो टोटल लेडीज हो गई 8। यहाँ पे मुझे कितनी लेडीज सिलेक्ट करनी है, मुझे तो 3 लेडीज सिलेक्ट करनी है। मुझे क्या करनी है, 3 लेडीज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ये 2-1 कैसे आया ये मैं बाद में बताती हूँ। अभी उसके बाद मेरे पास टोटल जेंट्स 7 है, उन 7 जेंट्स में एक जेंट्स है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई अगर ये एक जेंट्स है तो बचे हुए मिस्टर वाई को छोड़ के कितने जेंट्स बचेंगे, अदर कितने जेंट्स बचेंगे, 6 बचेंगे, क्योंकि 6 + 1 7 होता है। मुझे टोटल जेंट्स तो सिलेक्ट करने हैं 4। यहाँ पे मुझे टोटल जेंट्स सिलेक्ट कितने करने हैं, 4 जेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी ये फिलहाल ये सेकंड और ये थर्ड टेबल को साइड में रखते हैं, ये फर्स्ट टेबल की तरफ फोकस करते हैं। टोटल अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल है, 8 लेडीज में से 3 लेडीज 8C3 वेज में, 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स 7C4 वेज में। आई एम सिलेक्टिंग 3 लेडीज एंड आई एम सिलेक्टिंग 4 जेंट्स, तो बीच में साइन आएगी मल्टीप्लिकेशन की। ये टोटल सिलेक्शन हो गए जब कोई भी कंडीशन नहीं है। अभी उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू बी इन द कमिटी वेयर मिस्टर वाई इज देयर। तो हम क्या करते हैं, मुझे मिसेस एक्स और मिस्टर वाई कभी भी एक साथ कमेटी में नहीं चाहिए, तो मैं उल्टा करके सॉल्व करती हूँ। मैं अज्यूम करती हूँ कि मैं आंसर निकाल रही हूँ कि उस कमेटी में मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई हमेशा रहेंगे। मुझे चाहिए
हमेशा वो साथ में नहीं आने चाहिए, जबकि मैं कंसिडर करती हूँ कि वो हमेशा कमिटी में रहेंगे, यानी कि ऑलवेज टुगेदर। अगर वो ऑलवेज टुगेदर का केस मैं कंसिडर कर रही हूँ, मुझे तो निकालना है नेवर टुगेदर, तो मैं टोटल सिलेक्शन में से ऑलवेज टुगेदर को हटा देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेवर टुगेदर मिलेगा। अभी ऑलवेज टुगेदर मतलब मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई हमेशा कमेटी में होने चाहिए, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। तो क्या आएगा, देखो मिसेस एक्स हमेशा कमेटी में चाहिए, तो एक मिसेस एक्स में से एक मिसेस एक्स सिलेक्ट हो गई, टोटल 3 लेडीज सिलेक्ट करनी है, तो बची हुई 2 लेडीज मैं 7 अदर में से सिलेक्ट करूंगी। सिमिलरली अगर मिस्टर वाई भी मुझे कमेटी में चाहिए, तो ये एक मिस्टर वाई में से एक मिस्टर वाई को मैंने सिलेक्ट किया, टोटल तो मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं, ये 4 में से एक मिस्टर वाई सिलेक्ट हो गया है, तो बचे हुए कितने लोग हैं, 3 लोग, ये मैं अदर में से सिलेक्ट करूंगी, राइट। तो जब मैं लिखती हूँ 7C2 इंटू 1C1 इंटू 6C3 इंटू 1C1, तो मुझे क्या मिलेगा, मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई ऑलवेज टुगेदर मिलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखते वक्त 1C1 और ये 1C1 नहीं लिखा है, क्योंकि उसका आंसर 1 ही होता है। सो 7C2 इंटू 6C3, क्यों, बिकॉज आई एम सिलेक्टिंग 2 ladies and I am selecting Mrs. X and I am selecting 3 gents and I am selecting 1 Mr. Y। तो इस वजह से बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन की आ रही है। मैंने ये 1C1 Mrs. X के लिए एंड 1C1 Mr. Y के लिए नहीं लिखा है। 7C2 मतलब 7 into 6 upon 2 into 1, 6C3 मतलब 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1, सिंप्लीफाई करोगे तो 21 into 20 यानी कि 420 मिलेगा। ये निकाला है आंसर ऑलवेज टुगेदर का। मुझे नेवर टुगेदर चाहिए, तो मैं टोटल में से, टोटल क्या है अपना, टोटल 8C3 इंटू 7C4, यानी कि सिंप्लीफाई करके वो आएगा 1960 में से 420 को हटा देती हूँ, टोटल में से ऑलवेज टुगेदर को हटा देती हूँ, तो मुझे नेवर टुगेदर मिलेगा। देखो ये 420 क्या सजेस्ट कर रहा है, ऐसी कमिटी जिसमें मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स हमेशा रहेंगे, एंड ये 1540 क्या सजेस्ट कर रहा है, ऐसी कमिटी जिसमें मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। वही तुम्हारे स्टेटमेंट का मतलब है जो क्वेश्चन में दिया है, मिसेस एक्स रिफ्यूज टू बी इन अ कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज देयर। ठीक है, समझा है क्वेश्चन, सबको क्वेश्चन समझा है क्या? देख लो। तुम लोगों को किसी और वे से सॉल्व करना है वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें 3 कंडीशंस कंसिडर करनी पड़ेगी। ऐसे अगर ऑलवेज टुगेदर से सॉल्व करोगे तो एक ही कंडीशन से आंसर आएगा, वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन लेनी पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है मिसेस एक्स रहेगी कमेटी में, मिस्टर वाई नहीं रहेंगे। ध्यान से नोट करो, मिसेस एक्स कमेटी में रहेगी, मिस्टर वाई नहीं रहेंगे। दूसरी कंडीशन, मिसेस एक्स नहीं रहेंगी एंड मिस्टर वाई रहेंगे। एंड तीसरी कंडीशन, मिसेस एक्स भी नहीं रहेंगी एंड मिस्टर वाई भी नहीं रहेंगे। तो ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करने से बेटर है हम ये ऑलवेज टुगेदर से सॉल्व करते हैं, तो इजी होता है। ये हमने परम्यूटेशन में भी लॉजिक यूज किया है। जब भी नेवर टुगेदर चाहिए तो हम क्या करते हैं, टोटल में से ऑलवेज टुगेदर को हटा देते हैं। तुम्हें लंबी वाली कंडीशन से सॉल्व करना है तो करो। लंबी वाली कंडीशन मतलब तुम्हें ये 3 कंडीशन जो मैंने बोली है अभी, फर्स्ट मिसेस एक्स रहेंगी, मिस्टर वाई नहीं रहेंगे, सेकंड मिसेस एक्स नहीं रहेंगी, मिस्टर वाई रहेंगे, एंड थर्ड मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों भी नहीं रहेंगे। करना है करो, मुझे तो ये सिंपल लगता है। ठीक है, बढ़े आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, समझा है क्या सबको? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर।
पेज नंबर 5.28, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. मेरे यहाँ पे जो रेफरेंस है दैट इज, तुम लोगों ने निकाला है क्या 5C का क्वेश्चन नंबर 21? मेरे यहाँ पे रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 75. सो the Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can give a majority decision reversing the lower court is. अभी इसके आगे के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होने वाले हैं. ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, पिछला भी ट्रिकी था, और रादर इसके आगे जो करने वाले हैं वो भी ट्रिकी ही रहेंगे. थोड़े डिफिकल्ट है, प्रॉपरली समझो, तुम्हें उसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा. सॉल्व तो बाद में होगा, पहले समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है. मतलब क्या हमें क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम क्या होती है. तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में लोअर कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, ये जो भी डिसीजंस देते हैं, कौन से कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी डिसीजंस होते हैं उनके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. नाउ अगर लेट्स से मैं हाई कोर्ट में केस हार गई तो उसके अगेंस्ट मैं अपील कहाँ करूंगी, सुप्रीम कोर्ट में करूंगी. सुप्रीम कोर्ट में जब मैं अपील करती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करे या उसको अगेंस्ट में जाए. तो सुप्रीम कोर्ट फ्री है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन को ही स्टिक टू रहे, तो वो अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास लिबर्टी है कि वो सेम डिसीजन दे सकता है या उस डिसीजन को रिवर्स भी कर सकता है. बात समझ में आई है. तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 6-3 अपहोल्डिंग द लोअर कोर्ट. 6-3 मतलब सबसे पहले समझो होता है 6:3. 6:3 मतलब ये 6+3 को मैंने ऐड किया तो टोटल 9 केसेस मिली. तो आउट ऑफ 9 केसेस जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई है, ध्यान से सुनो, आउट ऑफ 9 केसेस जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई है उसमें से 6 केसेस अपहोल्ड हुई है एंड 3 केसेस रिवर्स हुई है. 6 केसेस अपहोल्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन दिया है. 6 केसेस अपहोल्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का ही डिसीजन दिया है एंड 3 केसेस रिवर्स मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के अपोजिट डिसीजन दिया है. बात समझ में आ रहा है. अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. मुझे सिर्फ तुमको क्या करनी थी, अपहोल्ड एंड रिवर्स की कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी थी. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ मेनी केसेस में डिसीजन अपहोल्ड किया एंड रिवर्स किया. वी आर इंटरेस्टेड हाउ मेनी केसेस आर रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट. सो वी हैव रेफर्ड टोटल हमने सुप्रीम कोर्ट को कितनी केसेस रेफर की है, 9 केसेस रेफर की है. नाउ दे आर आस्किंग अस इन हाउ मेनी केसेस सुप्रीम कोर्ट कैन give decision reversing lower court, but that decision should be in majority. सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया है. ऐसा कितने बार किया है एंड ये रिवर्सल वाला डिसीजन क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी में होना चाहिए. तो सबसे पहले तो 9 का आधा ले लो. 9 का आधा होता है 4.5. 4.5 को राउंड ऑफ करो बड़े नंबर को, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे मिल रहा है 5 इन दिस केस. तो अगर मैं बात कर रही हूँ टोटल 9 केसेस की, 5 केसेस में डिसीजन रिवर्स किया तो बचे हुए 4 केसेस में डिसीजन अपहोल्ड होने वाला है. चेक करो 5 4 से बड़ा है, मतलब रिवर्स किए हुए चांसेस अपहोल्ड किए हुए चांसेस से बड़े हैं और वही मुझे चाहिए. रिवर्स किए हुए केसेस मेजॉरिटी में चाहिए अपहोल्ड किए हुए केसेस के कंपैरिजन में. तो अगर मैं अभी रिवर्स किए हुए केसेस 6 कंसिडर
कर रही हूँ, टोटल 9 है तो अपहोल्ड किए हुए रहेंगे 3। चेक कर लो, रिवर्स मेजॉरिटी में चाहिए, मतलब रिवर्स अपहोल्ड से बड़ा होना चाहिए, 6 3 से बड़ा है, चलेगा। अगर रिवर्स किए हुए केसेस में 7 कंसिडर कर रही हूँ, रिवर्स किए हुए केसेस कितने कंसिडर कर रही हूँ, 7 कंसिडर कर रही हूँ, तो 7 ये है तो अपहोल्ड कितने रहेंगे, टोटल 9 केसेस है तो 2 रहेंगे। अगर रिवर्स किए हुए केसेस में 8 कंसिडर कर रही हूँ तो अपहोल्ड किए हुए केसेस कितने रहेंगे, यहाँ पे 1 रहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर अगर रिवर्स किए हुए 9 के 9 केसेस रहे तो अपहोल्ड किए हुए 0 मिलेंगे। अपहोल्ड किए हुए केसेस रिवर्स से कम आने चाहिए, वाइसे वर्सा रिवर्स वाला कॉलम अपहोल्ड से बड़ा आना चाहिए। तो मैं जब 5 बोलती हूँ तो 5 4 से बड़ा है, रिवर्स की मेजॉरिटी है, चलेगा। 6 3 से बड़ा है, रिवर्स की मेजॉरिटी है, चलेगा। 7 2 से बड़ा है, रिवर्स की मेजॉरिटी है, चलेगा। 8 1 से बड़ा है, रिवर्स की मेजॉरिटी है, चलेगा। 9 जब यहाँ पे लिखती हूँ तो 9 0 से बड़ा है, चलेगा। नाउ दे आर आस्किंग मी कि कितने डिसीजंस में उन्होंने क्या किया है, डिसीजंस रिवर्स किया है, कितने वेज में उन्होंने डिसीजन रिवर्स किया है। तो 9 में से कैन आई से जब 5 बार वो डिसीजन रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स वाला कंडीशन मेजॉरिटी में आता है। तो मैं बोल सकती हूँ 9 केसेस में से 5 केसेस जब मैं रिवर्स करती हूँ तो कितने वेज में कर सकती हूँ, 9C 5 वेज में। 9 में से 6 9C 6, 9 में से 7 9C 7, 9 में से 8 9C 8, 9 में से 9 लिखा नहीं है पर है 9C 9। I can reverse either 5 और 6 और 7 और 8 और 9, और मतलब बीच में कनेक्टिंग साइन आएगी प्लस इन दिस केस। 9C5 is 9C4, 9C6 is 9C3, 9C7 is 9C2, 9C8 is 9C1 यानी कि 9 and 9C9 is 1। सॉल्व करो, 9C4 का वैल्यू निकालो, 9C3 का निकालो, 9C2 का भी निकालो, ये तुम्हें अभी खुद से करने आता है। सिंप्लीफिकेशन आएगा 126 प्लस 84 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 1 यानी कि 256। तो मैं जब बोलती हूँ 256, ये नंबर क्या सजेस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज रिवर्स द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। समझ में आ रही है बात, एवरी वन ऑफ यू? यस, बढ़े आगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस, तुम्हारे यहाँ पे एक्सरसाइज 5D, एक्सरसाइज 5D पेज नंबर 5.29, एक्सरसाइज 5D पेज नंबर 5.29, क्वेश्चन नंबर 10। 5D का क्वेश्चन नंबर 10, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86। The results of 8 matches, win, loss or draw are to be predicted. The number of different forecasts containing exactly 6 correct results is. Question is very clear. 8 मैचेस खेली गई है, उन 8 मैचेस के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना है। 8 मैचेस है तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचेस है, उनके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, इन 8 मैचेस के रिजल्ट विन, लॉस या ड्रॉ, विन लॉस ड्रॉ, विन लॉस ड्रॉ, इन 8 के लिए ये 3 पॉसिबिलिटी है। मतलब हर एक मैच या तो विन हो सकती है, या तो लूज हो सकती है, या तो ड्रॉ हो सकती है। We have 3 options. We have to predict this results, but remember that only 6 results should be correct. ये 8 में से सिर्फ 6 ही रिजल्ट मुझे करेक्ट चाहिए। अगर 8 में से मुझे सिर्फ 6 ही रिजल्ट करेक्ट चाहिए तो सबसे पहले अगर टोटल मैचेस 8 है, मुझे सिर्फ 6 मैचेस के रिजल्ट को करेक्ट प्रेडिक्ट करना है, तो 8 में से मैं कितने मैचेस को सिलेक्ट कर लूंगी, 6 मैचेस को सिलेक्ट कर लूंगी।
8C6 वेज में। लेट्स से मैंने ये फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड एट्थ मैच को सिलेक्ट कर लिया है। ये जो मैंने 6 मैचेस को सिलेक्ट किया है, मैंने ग्रीन कलर से टिक किया है, उनके रिजल्ट मैं करेक्ट प्रेडिक्ट करने वाली हूं। अभी लेट्स से फर्स्ट मैच का रिजल्ट जो है ना वो क्या है, फर्स्ट मैच का रिजल्ट विन है, सेकंड मैच का भी विन है, थर्ड मैच का रिजल्ट क्या है, लूज है, फोर्थ मैच का रिजल्ट ड्रॉ है, फिफ्थ मैच का रिजल्ट ड्रॉ है, सिक्स्थ का विन है, सेवेंथ का विन है, एट्थ का भी विन है। मुझे प्रेडिक्ट करना है ये रिजल्ट। ऑलरेडी उन लोगों को जिन्होंने मैचेस देखी है या जो लोग मैच को एनालाइज कर रहे हैं उनको पता है। मेरा अभी काम है कि मुझे इन रिजल्ट्स को करेक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो मैं क्या बोलती हूँ, मुझे तो 8 मैचेस के रिजल्ट को करेक्ट नहीं प्रेडिक्ट करना है, मुझे सिर्फ 6 मैचेस के रिजल्ट को करेक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो मैं 8 में से क्या करूंगी, मैं 8 में से 6 मैचेस को पहले सिलेक्ट कर लूंगी जिनका मुझे करेक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है। सो आउट ऑफ 8 आई कैन सिलेक्ट 6 मैचेस इन 8C6। तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने टिक मार्क किए हैं ये 6 मैचेस के रिजल्ट में करेक्ट बोलूंगी। फर्स्ट मैच के लिए विन ये क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट मैच विन हुई है। मुझे अगर करेक्ट अजम्पशन, करेक्ट प्रेडिक्शन देना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि एक ही विन होने का क्या है, एक ही विन है यहाँ पे, एंड उस एक विन वाले ऑप्शन में से मैं ये एक विन वाला करेक्ट ऑप्शन अगर सिलेक्ट करूंगी तो मैं क्या बोल रही हूं, मैंने करेक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट किया है। मुझे रिजल्ट करेक्ट चाहिए। मैं ये विन वाला रिजल्ट करेक्ट है, ये लूज और ड्रॉ वाला रिजल्ट क्या है, इनकरेक्ट है। मैं एक करेक्ट रिजल्ट में से एक करेक्ट रिजल्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ 1C1 वेज में। सेकेंड मैच के लिए भी एक करेक्ट रिजल्ट में से एक करेक्ट रिजल्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ 1C1 वेज में। फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी सेम, एक करेक्ट रिजल्ट में से, ये ड्रॉ वाला करेक्ट रिजल्ट है ना, तो एक करेक्ट रिजल्ट में से एक करेक्ट रिजल्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ 1C1 वेज में। फिफ्थ के लिए भी ये ड्रॉ वाला करेक्ट है तो एक करेक्ट में से एक करेक्ट सिलेक्ट किया 1C1 वेज में। सेवेंथ और एट के लिए विन वाला करेक्ट रिजल्ट है तो एक करेक्ट रिजल्ट में से एक करेक्ट रिजल्ट, फिर से 1C1। एट के लिए भी एक करेक्ट रिजल्ट में से एक करेक्ट रिजल्ट तो 1C1। थर्ड और सिक्स का मुझे करेक्ट नहीं प्रेडिक्ट करना है, मुझे सिर्फ 6 ही करेक्ट चाहिए थे जो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ एंड एट्थ मैच के लिए कर लिया है। थर्ड और सिक्स मुझे इनकरेक्ट चाहिए, तो थर्ड और सिक्स अगर मुझे इनकरेक्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो सेकेंड थर्ड मैच का करेक्ट रिजल्ट है लूज, राइट, थर्ड मैच का करेक्ट रिजल्ट है लूज, मुझे तो इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये विन और ये ड्रॉ ये इनकरेक्ट रिजल्ट है। दो इनकरेक्ट में से मैं एक इनकरेक्ट रिजल्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C1 वेज में। सिमिलरली सिक्स मैच के लिए विन वाला करेक्ट रिजल्ट है, लूज एंड ड्रॉ वाले इनकरेक्ट रिजल्ट है, मुझे तो इनकरेक्ट रिजल्ट चाहिए। दो इनकरेक्ट रिजल्ट में से लॉस और ड्रॉ, दो इनकरेक्ट रिजल्ट में से एक इनकरेक्ट रिजल्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C1 वेज में। सो 8C6 मतलब मैंने 8 में से 6 मैचेस को सिलेक्ट किया, उसमें से 6 मैचेस का करेक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट किया जो आया 1C1। ऐसी 6 मैचेस के लिए बोला है तो 1C1 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 मतलब 1C1 रेस टू 6 होगा। दो मैच के लिए इनकरेक्ट मतलब 2C1 इंटू 2C1, तो 2C1 का स्क्वायर लिख दिया। 1C1 होता है 1, 2C1 होता है 2, 1 रेस टू 6 इज 1, 2 रेस टू 2 इज 4, 8C6 इज 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कि तुम्हारा आंसर आएगा 56 इंटू 2 यानी कि 112 इन दिस केस।
राइट अभी ये 86 जब मैंने लिखा है तो 86 क्या सजेस्ट कर रहा है, 8 में से 6 मैचेस को सिलेक्ट करो जिनके लिए हमें करेक्ट रिजल्ट्स देने हैं। समझ में आया है, 8 में से 6 मैचेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है जिनके मुझे करेक्ट रिजल्ट देने हैं। अब जब मैं 86 बोलती हूँ तो मैंने 6 मैचेस जिनके करेक्ट रिजल्ट देने हैं ये सिलेक्ट कर लिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट 2 के लिए क्या आने वाला है, इनकरेक्ट रिजल्ट ही आने वाला है। तो फिर 86 कर लिया है तो उसके बाद फिर से ये इनकरेक्ट के लिए 82 करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिखूंगी 86 into 8c2 into 1c1 raised to 6 into 2c1 raised to 2। 8c2 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है ये फर्स्ट लाइन में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 8 में से 6 मैचेस जिनके करेक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट करने हैं ये सिलेक्ट कर लिए हैं। 6 मैचेस जिनके करेक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट करने हैं ये अगर सिलेक्ट कर लिया है तो बाय डिफॉल्ट बचे हुए 2 मैचेस के इनकरेक्ट रिजल्ट ही मैं देने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे 8c2 फिर से नहीं लिखा है। रेड से जो सर्कल किया है मैंने वो करेक्ट रिजल्ट अज्यूम किए हैं। करेक्ट आंसर हमेशा हर मैच के लिए तुम्हें एक ही दिखेगा। देख लो क्वेश्चन, समझा है क्या क्वेश्चन, देख लो। जाए आगे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे पेज नंबर 5.35 क्वेश्चन नंबर 48 AQB। पेज नंबर 5.35 क्वेश्चन नंबर 48 AQB। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94, इफ देर आर 50 stations on a railway line, how many different kinds of single first class tickets may be printed to travel from one station to another? अभी भले ही 50 स्टेशन हो उस लाइन पे, ये डाउट्स में भी बहुत लोगों ने पूछा है। 50 स्टेशन है लाइन पे, उन 50 स्टेशन में से मुझे जब भी ट्रैवल करना होगा तो मैं कोई 2 स्टेशन के बीच में ट्रैवल करूंगी। लेट्स से मैं X से जा रही हूँ Y स्टेशन पे, जब मैं X से जा रही हूँ Y स्टेशन पे, इसका मतलब मुझे 50 स्टेशन से लेना देना नहीं है। 50 में से मैं सिर्फ 2 स्टेशन को कंसिडर करती हूँ जिसमें मुझे टिकट चाहिए। तो मैं टिकट बोलूंगी मुझे नासिक से लेके लेट्स से इगतपुरी तक का टिकट चाहिए। तो मैंने 50 स्टेशन लाइन पे हो, जैसे नासिक और मुंबई तक अज्यूम करो 50 स्टेशन है, मुझे उन 50 स्टेशन से लेना देना नहीं है, मुझे जाना है नासिक से इगतपुरी। तो मैंने 2 स्टेशन कंसिडर किए, 50 में से 2 स्टेशन को सिलेक्ट कर रही हूँ, चूज कर रही हूँ। नासिक से इगतपुरी जाना है, चूज कर रही हूँ। सो 50 स्टेशन में से कोई भी 2 स्टेशन सिलेक्ट कर सकती हूँ 50C2 वेज में। अभी ये जब 50C2 लिखा, ये जाने के जर्नी के लिए होगा। मैंने जब मैं नासिक से इगतपुरी गई तो मैं टिकट मांगूंगी मुझे नासिक टू इगतपुरी का टिकट दो। जब मैं इगतपुरी से रिटर्न आऊंगी नासिक तो मैं क्या मांगूंगी, मुझे इगतपुरी से नासिक का टिकट चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, इनटू 2 किया है, एक जाने के लिए एंड दूसरा आने के लिए, टू एंड फ्रो, इसीलिए इनटू 2। So 50 into 49 upon 2 into 1 into 2 2 2 कैंसल, आंसर आएगा 2450। देखो हर एक क्वेश्चन में नया टाइप है, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक खुद से नहीं करते तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। इज इट क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 5.44 पे जाओगे, AQB क्वेश्चन नंबर 144। पेज नंबर 5.44 AQB क्वेश्चन नंबर 144, AQB का 144 क्वेश्चन। गए हैं सब लोग? मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99, इन अ क्रॉसवर्ड पजल 20 वर्ड्स आर टू बी गेस्ड ऑफ विच 8 वर्ड्स हैव ईच एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इज। हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्रॉसवर्ड पजल कितने वर्ड्स का है, तो 20 वर्ड्स का है। हमें क्या करने हैं, ये 20 जो वर्ड्स है उन 20 वर्ड्स में से मुझे
8 ही वर्ड्स को क्या करना है, गेस करना है। मुझे पूरे 20 को गेस करना है क्या? नहीं, मुझे क्रॉसवर्ड पजल में के 20 वर्ड्स में से 8 वर्ड्स को गेस करना है जिनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 8 मैचेस थी, मुझे 8 मैचेस के रिजल्ट चाहिए थे क्या? करेक्ट नहीं, मुझे सिर्फ 6 ही मैचेस के चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, पहले 8 में से 6 मैचेस को सिलेक्ट किया। सेम वे में यहाँ पे अगर 20 वर्ड्स है, मुझे सिर्फ 8 वर्ड्स के रिजल्ट क्या चाहिए ऐसे कि जिनका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले मैं 20 में से मैं क्या करूंगी, मैं 20 में से उन 8 वर्ड्स को 20 में से उन 8 वर्ड्स को क्या कर लूंगी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? चलो एक एक करके इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 इन दिस केस। चलो कितने टोटल क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ दे आर सेइंग कि इनमें से 8 क्वेश्चन के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो मैं बोलती हूँ कि ये जो 8 क्वेश्चन है ना, इनके 2 सॉल्यूशन है, ए और बी। मैंने फर्स्ट 8 को अलग से लिख लिया है, इन फर्स्ट 8 क्वेश्चन के क्या है, अलग से सॉल्यूशन है। सो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, मतलब 2 सॉल्यूशन है, ए भी है एंड बी भी है। सो ए और बी ऐसे 8 वर्ड्स के लिए है एंड जो बचे हुए वर्ड्स है उनके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने क्या किया, टोटल 20 में से ये 8 वर्ड्स क्या किए हैं, ऐसे चूज किए हैं कि जिनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। अभी मैंने 1 से लेके 8 तक लिखा है, तुम्हें अगर चाहिए तो तुम लोग क्या कर सकते हो, बीच में के भी नंबर्स ले सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने फर्स्ट 8 के क्या किए हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हैं। सो फर्स्ट 8 के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब 2 सॉल्यूशन, बचे हुए वर्ड्स के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भले ही हो, आंसर देते वक्त जब मैं अटेम्प्ट करूंगी तो मैं एक ही सॉल्यूशन को सिलेक्ट करूंगी। तो एक फर्स्ट वर्ड के लिए 2 में से मैं एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C1। सेकंड के लिए भी 2 में से एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C1। ऐसा ये 8 क्वेश्चन जिनके 2 ऑप्शंस है, 2 अल्टरनेटिव्स हैं, तो 2 में से मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती हूँ 2C1। तो ये 2C1 कितने बार आएगा, 8 बार आने वाला है, राइट। अभी यहाँ पे 9 से लेकर 20 तक तो एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है तो एक में से एक को सिलेक्ट करूंगी 1C1। ऐसा देखो 9 से लेकर 20 तक काउंट करो, 12 बार आता है, तो इसीलिए 1C1 रेस टू 12 लिखा है। 1 से लेके 8 ये 8 टाइम्स है, इसीलिए 2C1 रेस टू 8 लिखा है। 2C1 होता है 2 रेस टू 8, 1C1 होता है 1, यानी कि 1 रेस टू 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 रेस टू 8 का कैलकुलेटर पे करो, 2 इंटू इक्वल्स टू करते जाओ, तुम्हें आंसर मिलेगा 256। ऑप्शन में सीधा सीधा आंसर नहीं दिया है 256, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज सब्सटीट्यूट करके चेक करेंगे। देखो ऑप्शन ए 2 इंटू 8 करो होता है 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। मेरा आंसर भी 256 है, इसीलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ए। ध्यान से देखा करो, डायरेक्टली ऑप्शन अगर 256 नहीं दिखता है ऑप्शन में, तुम लोग मजे मजे में नन ऑफ दीज चूज कर लेते हो, पर ये गलत है, ठीक है। बढ़े आगे। ओके, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ पे रुक जाती हूँ ये सेशन के लिए। अगले सेशन में हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब ये सी और आर वाले रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस एक्चुअली कवर करने हैं, पर ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, जितने भी आज क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे ट्रिकी थे। प्लीज़ प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।